पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप फाइनेंस जो है, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप फाइनेंस जो उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज पूछने की चांसेस बहुत कम रहेगी। इसके ऊपर बेस्ड क्या होगा, थियरी क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है, 4 मार्क का, ठीक है। अब यहां पर देखना, सबसे पहला जो थियरी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है वो क्या रहेगा आपका, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप जो है बताओ, ठीक है। वो बोलेगा आपको कि कोई भी 4 तरीके बता दो, ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंस करने की जो इनोवेटिव वेज है उसमें से कोई भी 4 चीज आप बता दो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपको कोई भी 4 चीज पता होनी चाहिए। यहां पर तो इन्होंने 7-8 चीज दे रखी है, बट आपको कोई भी 4 भी बता रही तो भी चल जाएगा। तो क्या क्या आएगा देखो, यहां पर सबसे पहले आ जाएगा आपका पर्सनल फाइनेंसिंग, फिर पर्सनल क्रेडिट लाइन भी आता है, फैमिली एंड फ्रेंड से ले सकते हो, क्राउड फंडिंग हो सकता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो लोन्स है, वेंडर फाइनेंसिंग है, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग और फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखो, अंदर का मसाला आप मन से लिख सकते हो, ठीक है, आपको पता है क्योंकि इन टर्म्स का मीनिंग आपको पता है, ठीक है। इनको बस आपकी हेडिंग्स पता रहनी चाहिए आपको इनकी। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप में 8 चीजें दे रखी है, ठीक है। इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप में आईसीआई ने पूरे मिला के 8 चीजें दे रखी है। क्या क्या है 8 चीजें देखो, सबसे पहले पर्सनल फाइनेंसिंग, हम क्या करेंगे, हमारी खुद की सेविंग्स वगैरह जो है वो लगा देंगे, ठीक है। हम जो अभी हमारा नया बिजनेस वेंचर चालू कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हमारी खुद की जो सेविंग्स वगैरह वो लगा देंगे, वो पहला एक सोर्स हो गया, तो होता है पर्सनल फाइनेंसिंग, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है पर्सनल क्रेडिट लाइन, ठीक है। हम बिजनेस के ऊपर क्या करें, बिजनेस के ऊपर हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बिजनेस के ऊपर हमें क्रेडिट लाइन नहीं मिल रही, हमारा खुद का जो पर्सनल क्रेडिट लाइन है, ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में लगा सकते हैं वैसा, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, आप लोग सीए बन गए, ठीक है, बाद में आप क्या कर रहे हो, कोई स्टार्टअप वगैरह अपना चालू कर रहे हो, बट अगर आप सीए हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप सीए हो तो क्या होगा, आईसीआई खुद जो है क्या करती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है, ठीक है। जो सीए मेंबर्स हैं उनको आईसीआई जो खुद क्या करती है, बीओबी का क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है, तो वहां पर क्या होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट लाइन देंगी ना, वो क्या होता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन होती है, ठीक है। तो जो पर्सनल क्रेडिट लाइन आपको मिल रही है उसको आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो आपके नए बिजनेस वेंचर के लिए, ठीक है। तो हो गया पर्सनल क्रेडिट लाइन, ओके, क्लियर। इसके बाद हो गया फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से आप पैसा ले सकते हो, पीयर टू पीयर लैंडिंग, ठीक है। आपके जो पीयर में, मतलब आप सीए हो तो आपके क्या हो, जो भी फ्रेंड्स है वगैरह, वो जो भी आपके सीए फ्रेंड्स वगैरह आपकी कम्युनिटी में, उनको आप क्या कर सकते हो, उनसे भी आप पैसा वगैरह ले सकते हो, वो हो गया। क्राउड फंडिंग यानी क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा ले रहे हो, वो गया क्राउड फंडिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, वेंडर फाइनेंसिंग होता है। वेंडर फाइनेंसिंग यानी क्या हो रहा है, आप जो भी वेंडर के पास से रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हो, ठीक है, आप क्या करो, उधार में ले रहे हो, उसका पैसा तुरंत नहीं दे रहे हो, आप क्या करो, थोड़ा टाइम बाद दोगे, तो हो गया वेंडर फाइनेंसिंग वैसा, ठीक है। माइक्रो लोन्स वगैरह हो गया। इसके बाद परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एंड एक क्या, फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है आपका, फैक्टरिंग नॉर्मल, ठीक है, कि आप क्या करो, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बेच दे रहे हो, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल, उससे पैसा हमें 90 दिन बाद मिलने वाला था, तो हमने क्या करा, कोई एक फैक्टरिंग फॉर्म है उसको हमने क्या करा, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल बेच दिया, उससे क्या हो रहा है, हमें अपफ्रंट जो है पहले क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस चालू रख पाएंगे वैसे। क्लियर हो गई ये चीज, फटाफट से बताना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या होता है, आपको अगर एडवांस में जो ऑर्डर्स वगैरह मिल रखे, ठीक है, उन ऑर्डर्स के ऊपर आप क्या करो, बैंक से वगैरह क्या करो, लोन वगैरह ले रहे हो, तो होता है परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, ठीक है। समझ में आ गया, ध्यान रहेगा ही। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। कैसे पूछते हैं क्वेश्चन वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या वर्डिंग में बना के पूछेगा ऐसे, वो भी देखो आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखना। ये रहा, ठीक है, एक्सप्लेन सम ऑफ द इनोवेटिव वेज फॉर फंडिंग अ स्टार्टअप, ठीक है। ये तो आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में क्या है, पीछे दे रखा है क्वेश्चन, बट एग्जाम में जो पूछा गया था वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे पूछते हैं वो लोग। पर्सनल फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, डिस्कस एनी 4 अदर मेथड्स, ठीक है। क्लियरली क्वेश्चन में उसने बोला है डिस्कस एनी 4 अदर मेथड्स, पहली लाइन लिख के दे दी, पर्सनल फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप के ऊपर पूछा है। फिर वो पूछा है कि और 4 अलग अलग मेथड जो आप बता दो, तो पर्सनल फाइनेंसिंग उसने खुद ने लिख के दे दी, आपको 4 मेथड अपने मन से और कोई बता नहीं थी, तो आप पर्सनल क्रेडिट लाइन बता दो, वहां पर पीयर टू पीयर लैंडिंग बता दो, क्राउड फंडिंग बता दो, और क्या करो, माइक्रो लोन्स बता दो, ठीक है। 4 आपने बता दी, आपको जो मर्जी कोई भी आप 4 बता दो, सिर्फ नाम मत लिख के आना, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स क्या करते, सिर्फ नाम लिख के आ जाते, सिर्फ नाम लिख के आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उनको 2-2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना है कि पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या होता है, फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है, पर्सनल क्रेडिट लाइन क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या होता है, वो सब चीज आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखना, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो है आपका
पीच प्रेजेंटेशन का, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया इसे, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया। तो पीच प्रेजेंटेशन के ऊपर ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स वहां पर आएंगे, पिच प्रेजेंटेशन में आपके क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। पहले तो पूछता है एक्सप्लेन पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले एक्सप्लेन करने को बोलता है, ठीक है। तो पिच प्रेजेंटेशन क्या है, आप अपना बिजनेस जो है क्या कर रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप पीपीटी वगैरह का हेल्प लोगे और क्या होगा, एक 10-20 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, पूरा की पूरा समझा दोगे, ठीक है। जिससे भी आपको पैसा रेस करना है उसको आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा बिजनेस समझा रहे हो, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि आपके बिजनेस में पैसा लगाए, ठीक है। तो उसके लिए आप पीपीटी वगैरह यूज में लोगे और उसके थ्रू उसको पूरा समझाओगे, ठीक है। तो पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है वो आप बता दोगे। तो पिच प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन नॉट मोर देन 20 minutes to investors explaining about the prospects of the company and why they should invest into the startup business, ठीक है। ये आपको एक पता होना चाहिए पिच प्रेजेंटेशन का मतलब। बाद में जो पॉइंट्स यहां पर आते हैं पिच प्रेजेंटेशन में वो क्या क्या है, देखो सबसे पहला चीज होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या होगा, इंट्रोडक्शन। फिर क्या होता है, आपकी जो टीम है उसके बारे में आप बताओगे। फिर तीसरा चीज क्या है, प्रॉब्लम जो है वो आप बताओगे। चौथा चीज क्या है, सोल्यूशन। पांचवा चीज है मार्केटिंग ऑब्लिक सेल्स। छठवा चीज है प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स। फिर उसके बाद में आता है कंपटीटर और होता है बिजनेस मॉडल। कैसे याद रखना बता रहा हूं, ठीक है। और इसको आप एक फ्लो में लिख के आना, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी लिख के आओगे, ऑर्डर में लिख के आना, ये वाले ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी क्या, आप अपने खुद के बारे में बता रहे हो, ठीक है। आपने फिर आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, खुद के बारे में बताओगे, आपने क्या पढ़ रखा है, ठीक है, आप ये क्यों बिजनेस में आए, ठीक है, आपने बिजनेस वेंचर क्यों स्टार्ट किया वगैरह सब आप बताओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, अपने बिजनेस वगैरह के बारे में बताओगे, वो सब चीज क्या होगा आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। टीम में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में, ठीक है, जितने भी आपके टीम मेंबर्स है, ठीक है, आपके टीम में जो भी लोग हैं उनके बारे में आप बताने वाले, ठीक है। जैसे आप अपने को फाउंडर्स के बारे में बता दो, ठीक है। इसके अलावा जो सीएफओ है उसके बारे में बता दो, सीएफओ कौन है, ठीक है, सेल्स का हेड कौन है, वो सब के बारे में आप बता दो। तो ये टीम हो गया। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है उसको समझना। प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है, आप बता रहे हो कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब सोसाइटी जो है क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है, वो आप बता रहे हो कि क्या ये वाली प्रॉब्लम हमने देखा, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हमने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी में देखने को मिल रही है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन हमने क्या करा, प्रोवाइड किया हमारे बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे, ठीक है, आप ये बताओगे कि सोसाइटी में जो है ये क्या था, सोसाइटी में लोगों को ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और उसके लिए हमने क्या करा, हमारा एक नया बिजनेस जो है चालू किया जिससे हम क्या कर पा रहे, सोसाइटी की वाली प्रॉब्लम को हम क्या कर पा रहे, हाँ, उसका सोल्यूशन वगैरह उनको प्रोवाइड करके दे पा रहे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप प्रॉब्लम बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आपने देखा, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम वगैरह चालू थी, ठीक है, लोगों को क्या चीजें चाहिए थी वगैरह, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करो, बाद में सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद में मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बताओगे। फिर आने वाले 5 साल में, 3 साल में आपका कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना सेल्स रहेगा, ठीक है, आपका कितना फ्री कैश फ्लो रहने वाला है, ठीक है, आपकी फर्म का कितना वैल्यूएशन हो जाएगा, वो सब चीज के बारे में प्रोजेक्शंस वगैरह दोगे। आपके कंपीटर्स के कौन कौन है, ठीक है, आपके जैसा सेम बिजनेस और कौन कौन कर रहा है मार्केट में उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा क्या रहेगा, कंपीटर्स के बाद में क्या है, बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, मतलब B2B है, B2C है, क्या है वो सब आपको बताएं, रिटेल है, होलसेल है, वो सब चीज ऐसा आपको बताना रहेगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। और आखिरी है फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके पहले आपने कभी फंड्स उठाया है क्या, ठीक है, और उठाया तो किसके पास से उठाया है, ठीक है, वो सब चीज आपको बताना रहेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो फटाफट से बताओ पिच प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, बिना देखे, आपको सिर्फ हेडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हम सीए फाइनल के स्टूडेंट है, इतना पक्का है, अंदर का मैटर हम लिख देंगे, ठीक है। तो आपको हेडिंग्स यहां पर पता होना चाहिए। पिच प्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कौन कौन से, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा क्या है, टीम के बारे में बताओगे। पहले आप अपने खुद के बारे में बताओगे, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा आप अपने टीम के बारे में बताओगे, ठीक है, आपके टीम में कौन कौन लोग हैं उसके बारे में बताओगे। तीसरा जो है क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी सोसाइटी, जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बारे में बताओगे। चौथा आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सोसाइटी को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा चीज है मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बताओगे। छठवा चीज आपके जो भी प्रोजेक्शंस वगैरह, ठीक है, क्या माइलस्टोन्स वगैरह, मतलब आने वाले 3 साल 5 साल 7 साल में आप क्या कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को, वो चीज बताओगे वैसा, ठीक है। उसके अलावा आपके कंपीटर्स कौन कौन है, ठीक है, आपके जैसा सेम प्रोडक्ट वगैरह और कौन कौन ऑफर कर रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा इन्वेस्टर को। देन उसके बाद क्या चीज था, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद में फाइनेंसिंग के बताओ, फाइनेंसिंग के बारे में बताओगे आप, ठीक है। और एक और जो चीज है यहां पर वो क्या चीज है, आपका बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल। क्लियर, ओके। तो इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केटिंग ऑब्लिक सेल्स, बाद में प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स, कंपटीटर्स, बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग, ठीक है। 9 पॉइंट्स है यहां पर। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख के आओगे तो चल जाएगा, आपको 9 की 9 पॉइंट्स लिख के आने रहेंगे, ठीक है। एक एक लाइन में उनका एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है।
यहाँ पर जैसे इन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिख के दिया है, सॉल्यूशन में क्या करा इन्होंने यहाँ पर इतनी ज्यादा चीज लिख के दी, प्रॉब्लम में जो है इतनी ज्यादा चीज लिख के दी, वैसा आपको नहीं बताना, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्रॉब्लम को एक लाइन में बता दो, सॉल्यूशन को एक लाइन में बताओ, इंट्रोडक्शन को एक लाइन में बताओ, टीम को एक लाइन में बताओ, वैसे, ठीक है। आपको वहां पर क्या 4-4 5-5 लाइन एक एक पॉइंट के बारे में लिखना नहीं। ओके, तो 2 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए स्टार्टअप फाइनेंस की जो पूछ सकता है वो क्या है। पहला क्वेश्चन था इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, और दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, पिच प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन कैसा था, एक्सप्लेन पिच प्रेजेंटेशन, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होता है पिच प्रेजेंटेशन में वो। अगर क्वेश्चन में क्लियरली उसने बोला 4 पॉइंट्स बताओ, तो आप 4 ही पॉइंट लिख के आना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में टाइम आपको कम पड़ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप सेफ साइड के लिए क्या करना, 4 ही लिख के आ जाना, बाद में दूसरे क्वेश्चन में मूव कर जाना। तो आपके पूरा टाइम है तो आप पूरे के पूरे पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, ठीक है। और ध्यान रखना वहां पर आप जो पॉइंट्स लिखोगे उसको एक ही ऑर्डर में लिखना, जैसे ऑर्डर में बता रखा है स्टडी मेट में, वही ऑर्डर में आप उसको लिखोगे। ओके, क्लियर हो गया। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं कैसे वो पूछते हैं। ये रहा, ठीक है, एक्सप्लेन पिच प्रेजेंटेशन, लिस्ट द मेथड्स फॉर अप्रोचिंग अ पिच प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया, ठीक है। देखो पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया, जुलाई 2021 के पेपर में जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है कि नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे वो कौन सा है। यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट अभी नया ऐड किया, ठीक है, पहले नहीं था, ये अभी जो है मई 2024 एग्जाम एंड ऑनवर्ड जो है यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, अगर कोई प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है, तो उसको क्या होगा, यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। ओके, इसके अलावा ये यूनिकॉर्न टर्म जो है किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, एलन ली ने दिया था, ठीक है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जिनका नाम था एलन ली, उन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है ये टर्म दिया था, ठीक है, यूनिकॉर्न टर्म दिया था। ओके, बट मेन यहां पर आपको जो ध्यान रखना हो क्या है कि अगर कोई प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी है उसका वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है तो उसको क्या होगा, यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा। ओके, और ये जो स्टार्टअप कंपनीज है इनका बिजनेस कैसा रहना चाहिए, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट वगैरह वो बेच रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ रहना चाहिए, कोई न्यू आइडिया के ऊपर बेस्ड उनका बिजनेस रहना चाहिए, कंज्यूमर फोकस एंड हाई ऑन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा वगैरह वैसा। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान में रख लो। ओके, एंड यूनिकॉर्न के बाद एक और टर्म होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना। यूनिकॉर्न के बाद एक और टर्म होता है, वो होता है डेकाकॉन, ठीक है, डेकाकॉन। तो डेकाकॉन मतलब क्या होता है, डेकाकॉन मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन के ऊपर चला जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेकाकॉन का स्टेटस दे देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, फटाफट से बता दो। एकदम करेक्ट, ठीक है, तन्मय ने जो बताया है एकदम करेक्ट है। यूनिकॉर्न क्या होगा, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, वो ध्यान रखना, ठीक है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है उसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप कंपनी से न्यू आइडियाज वगैरह के ऊपर रहनी चाहिए और बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह दे रही है, कंज्यूमर फोकस है, हाई ऑन ग्रोथ है, वैसी वगैरह रहनी चाहिए। डेकाकॉन मतलब क्या होता है, अगर उसका वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर जाता है उसको कौन सा स्टेटस मिल जाएगा, डेकाकॉन का स्टेटस मिल जाएगा। क्लियर, ओके। एंड एक चीज यहां पर ध्यान रख लेना, इन केस कभी इसने गलती से इसके ऊपर एमसीक्यू बना के पूछ लिया केस सिनेरियो वगैरह में, तो ये ध्यान रख लेना कि अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन क्या था, $1 बिलियन क्रॉस किया और बाद में लेट्स सपोज 6 महीने बाद उसका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन के नीचे चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपना यूनिकॉर्न का स्टेटस खो देगी। क्लियर, उसका क्या हुआ, वैल्यूएशन $1 बिलियन पहले क्रॉस कर गया, उसको क्या होगा, यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाएगा। बाद में लेट्स सपोज करो क्या हो रहा है, उसकी शेयर प्राइस वगैरह एकदम गिर गई, ठीक है, उसका कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गया और क्या हो रहा है, $1 बिलियन के नीचे चला गया, तो क्या होगा, वो कंपनी आपका अपना यूनिकॉर्न का स्टेटस खो देगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो बाइजूस का, लेट्स सपोज करो, ठीक है, बाइजूस का अगर वैल्यूएशन अभी क्या हो रहा है, $1 बिलियन के नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, बाइजूस का जो यूनिकॉर्न का स्टेटस है वो क्या होगा, चला जाएगा उसका। क्लियर, ऐसा नहीं कि एक बार यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल गया तो आजीवन रहने वाला है, ठीक है, अगर आजीवन रखना है तो आपको अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आपका उस यूनिकॉर्न का स्टेटस रहेगा। ध्यान रहेगी ये चीज, खत्म। ओके, आगे देखना, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स में देखो क्या हो रहा है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में सबसे पहले उन्होंने दिया बूटस्ट्रैपिंग, इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, खुद का पैसा लगा रहे हो, ठीक है, बाहर से आपने एक्सटर्नल कुछ भी फंड्स वगैरह रेज नहीं किया, आप खुद का पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैपिंग में देखो क्या होगा, 3 चीजें आती है बूटस्ट्रैपिंग में, क्या हो रहा है, 3 चीजें इन्होंने दे रखी, एक होता है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट मतलब आसान भाषा में वेंडर फाइनेंसिंग, ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। एक होता है यहां पर आपका फिर फैक्टरिंग, ठीक है, और एक होता है लीजिंग। एकदम सिंपल है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिख के नहीं आने का, सिंपल। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या हो रहा है, वेंडर फाइनेंसिंग, आप क्या कर रहे हो, जो भी सप्लायर के पास आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप उधार में खरीद रहे हो, ठीक, क्रेडिट पे खरीद रहे हो, ठीक है, आपको तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं है वैसा, ठीक है, तो ये ट्रेड क्रेडिट हो गया।
फैक्टरिंग मतलब क्या हो रहा है, आप अपने अकाउंट्स रिसीवेबल क्या करो, फैक्टरिंग फर्म को भेज दे रहे हो जिससे आपको अपफ्रंट पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। और लीजिंग मतलब क्या हो रहा है, आपको जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह चाहिए, जैसे मशीनरी चाहिए आपको, ठीक है, फर्नीचर चाहिए, कुछ भी चाहिए रहेगा, कैपिटल गुड्स वगैरह, आप क्या करो उसको खरीद रहे नहीं हो, ठीक है, तो आप उसको खरीदोगे नहीं तो क्या कर रहे हो, आप उसको लीज पे ले रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा आपका जो स्टार्टिंग में कैश का आउटफ्लो होता था वो आपका क्या हो रहा है, बच जा रहा है। क्लियर, ठीक है। अगर आप क्या करते थे, कोई मशीनरी खरीदते थे, ठीक है, तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा कैश का आउटफ्लो होता था, तो आपने क्या करा, मशीनरी खरीदा नहीं, क्या करा, उसकी जगह आपने उसको लीज पे ले लिया, ठीक है, क्या करा, रेंट पे ले लिया, तो क्या होगा, वहां पर आपका पैसा बच जाएगा, स्टार्टिंग में आपका कैश का आउटफ्लो होने वाला नहीं है फिर वैसा, ठीक है, तो ये लीजिंग हो गया। क्लियर, आपने क्या करा, आपके ऑफिस के स्पेस के लिए आपने जो बिल्डिंग है वो खरीदी नहीं, क्या करा, रेंट पे ले ली वैसा, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीजें, तो ये आ जाएगा, 3 चीजें आती है बूटस्ट्रैपिंग में, 3 चीजें आ रही है, ट्रेड क्रेडिट, देन फैक्टरिंग और एक आता है लीजिंग, ध्यान रहेगा। ओके, चलो आगे अब देखो क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैपिंग हमने देख लिया, आगे होता है एंजल इन्वेस्टिंग, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स का क्लासिक एग्जांपल है अभी जो टीवी पे रियलिटी शो रन हो रहा है ना, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया, वहां पर क्या हो रहा है, जो भी वहां पर कंपनी वगैरह आ रही है और फंडिंग रेस कर रही है, ठीक है, तो जैसे अगर क्या करा, अमन गुप्ता ने पैसा लगा दिया, ठीक है, वो जो कंपनी आई, ठीक है, शो पे, उस पर अगर अमन गुप्ता ने पैसा लगा दिया तो अमन गुप्ता क्या, एंजल इन्वेस्टर, समझ में आ गया। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, एंजल इन्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, जो शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, वो जो रियलिटी शो है वहां पर जो कंपनी वगैरह क्या कर रही है, वहां पर जो फंड्स रेस कर रही है, कौन से रूट से रेस कर रही है, एंजल इन्वेस्टिंग के थ्रू। क्लियर, ओके, यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स का, यहाँ पर देखो मैंने जो भी हाईलाइट कर रखा है ना, सिर्फ उसको पढ़ लो। एंजल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स, एंजल इन्वेस्टर्स आर अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प द बिजनेस प्रॉपर और एन ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्ट अर्ली स्टेजेस, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स जो है जनरली पैसा कब लगाते हैं, स्टार्टअप कंपनी वगैरह के अंदर स्टार्टिंग में लगा देते हैं, अर्ली स्टेज में, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एंजल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रही है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो बिजनेस को क्या हो रहा है, एक पुश मिल जा रहा है, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना ध्यान में रखना, एंजल इन्वेस्टर के ऊपर अगर कुछ पूछा तो आपको लिखते आ जाना चाहिए, ओके। और एकदम सेम लैंग्वेज तो कभी भी आने वाली नहीं है, ठीक है, आप अपने मर्जी से जो है कुछ वहां पर सेंटेंसेस बना के लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। और वो भी आप लिख दोगे, जैसे लिखा था एंजल इन्वेस्टर जो जनरली क्या होता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह वही होते हैं, वैसा रहता है, ठीक है। इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स और बिजनेस एंजल्स, ठीक है। दे आर एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स हु इंजेक्ट कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टिबल डेट। ऑब्वियस ही बात है ना कि क्या होगा, अगर वो लोग फंड्स दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी को अगर वो लोग फंड्स प्रोवाइड करके देते तो उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, वो इक्विटी लेंगे, ओके। तो उसने यहाँ पर एक पॉइंट और लिख के दे दिया, एंड एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली यूज देयर ओन मनी, ठीक है। अब वहां पर अमन गुप्ता जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया के इसमें अमन गुप्ता जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर, वो उसका खुद का पैसा लगा रहा है, उसके खुद के पर्सनल फंड्स वहां पर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बोर्ड का पैसा नहीं लगा रहा है, बात समझ में आ गई। वो वैसे आप ध्यान में रखो, तो एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली यूज देयर ओन मनी, ठीक है, ध्यान रहेगा, पॉइंट्स ध्यान में रखो, उसके हिसाब से आंसर लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखते आ जाना चाहिए, 5-6 लाइन सफिशिएंट रहेगी, ओके। वैसे जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन वो सिर्फ एंजल इन्वेस्टिंग के ऊपर नहीं पूछते, ओके, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब हम जो पढ़ रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंचर कैपिटल फंड जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या चीज पूछते हैं वो बता दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट हेडिंग्स आपको याद रहनी चाहिए, हेडिंग्स भी सही लिखोगे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, तो हेडिंग्स यहां पर आप याद रख लो। और एडवांटेजेस जो है, एडवांटेजेस आप अपने मन से लिख सकते हो, बहुत इजीली आप बता पाओगे वहां पर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स उठाना है, कुछ पॉइंट्स अपने मन से जोड़ना है, आप एडवांटेजेस बता पाओगे, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वहां पे 4 पॉइंट्स ही दे रखे, 4 के 4 पॉइंट वैसे वैसे चिपका देना पेपर में, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत आसान रहता है। जैसे एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स जो है बहुत एंजल इन्वेस्टर्स जो क्या करते हैं, कम पैसा लगाते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा पैसा जो है नहीं दे पाते, ठीक है, कंपनी को। बट जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी क्या करते हैं, दे देते हैं कंपनीज को, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत टाइम पीरियड के लिए भी देते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, लॉन्ग टाइम हॉराइजन, ठीक है, पहला पॉइंट लॉन्ग टाइम हॉराइजन, ठीक है। इसके बाद क्या है, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो पैसा लगाया कंपनी में वो क्या हो रहा है, उनका बहुत टाइम पीरियड तक ब्लॉक रहेगा, ये क्या हो गया, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाई रिस्क, ठीक है, और एक क्या है, इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो आसान है, देखो कैसे ध्यान में रखना,
लॉन्ग टाइम हॉराइजन का मतलब क्या हो रहा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी कंपनी वगैरह में पैसा लगा रहे हो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए लगा रहे हैं 8 महीने के लिए लगा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं, ठीक है, जनरली 5 साल 7 साल वैसे इतना टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं। ओके, देन लैक ऑफ लिक्विडिटी जो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो अपना पैसा लगाया है, ठीक है, उसको मतलब वो बहुत इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होगा, दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है, तो जब उनको एग्जिट करना रहा तो क्या होगा, उनके शेयर्स वगैरह वो ऐसी बहुत जल्दी बेच नहीं पाएंगे, इसके लिए क्या होता है वहां पे लैक ऑफ लिक्विडिटी। ओके, देन इक्विटी पार्टिसिपेशन, वो जो पैसा लगा रही है कंपनी उसके अगेंस्ट में क्या होगा, इक्विटी तो लेगी, ठीक है, तो क्या होगा इक्विटी पार्टिसिपेशन। और एक क्या हाई रिस्क, ठीक है, क्योंकि वो जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि नई नई कंपनीज ही होती है वैसा, ठीक है, तो चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं है, तो वहां पर उनकी रिस्क भी ज्यादा रहेगी, तो हाई रिस्क ध्यान रहेगा। 4 पॉइंट्स बोलो, लॉन्ग टाइम हॉरिजन, देन इक्विटी पार्टिसिपेशन, उसके अलावा क्या था आपका ये वाला पॉइंट था हाई रिस्क, और एक और पॉइंट कौन सा था, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ध्यान रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम हॉराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, इक्विटी पार्टिसिपेशन, और एक क्या है हाई रिस्क। क्लियर, फटाफट से बताओ समझ में आ गया है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दो। क्लियर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग अगर पूछता है तो 4 की 4 पॉइंट्स आपको लिख के आना ही पड़ेगा, हेडिंग्स एज इट इज लिख देना, ठीक है। लॉन्ग टाइम हॉराइजन होता है सबसे पहले, एक ऑर्डर में लिखना कोई जरूरी नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम हॉराइजन है, इक्विटी पार्टिसिपेशन है, हाई रिस्क है, और लैक ऑफ लिक्विडिटी है। ओके, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटलिस्ट इन दी कंपनी, इसका आंसर आप मन से ठोकोगे तो भी चलेगा, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से पॉइंट्स वगैरह बना के लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा रहेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट अगर क्या होता है आपकी कंपनी में आ जाता है तो उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगी, ठीक है, कि आपने कौन से डायरेक्शन में काम करना है, कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम करना है वगैरह सब वो आपको बताएगा, ठीक है, मतलब आपको क्या करेगा, गाइडेंस देगा पूरा, ठीक है, एक डायरेक्शन दे देगा, एक पाथवे दे देगा जिसके ऊपर आपको पूरा काम करना रहेगा, ठीक है, वो आपको हेल्प भी करेगा। अगर आपको अपनी कंपनी का आईपीओ वगैरह निकालना है तो उसमें भी हेल्प करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये एक चीज होगी। इसके अलावा और क्या चीज होगी, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो आपको डर नहीं रहेगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट जल्दी से पैसा खींच लेगा, उस चीज का डर नहीं। आपको पता है वेंचर कैपिटलिस्ट ने अगर पैसा लगाया तो अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए लगाया, ठीक है, तो आपको उस चीज का डर भी रहने वाला नहीं। ओके, और क्या बोल सकते हो आप कि वेंचर कैपिटलिस्ट के जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहेंगे ना, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा जिससे आप अपना सेल्स वगैरह भी ग्रो कर पाओ, और आपको जो भी मदद वगैरह लगेगी वो पूरी आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करके भी देगा, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट का जो भी एक्सपीरियंस वगैरह, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह जो भी था वो क्या करेगा, पूरा आप वो यूज करेगा यहाँ पर, ठीक है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस वगैरह था पूरा ग्रो करेगा, अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी जो है पूरा आपको देगा जिससे आप अपना बिजनेस वगैरह ग्रो कर पाओ, ठीक है, यही सब पॉइंट्स है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटलिस्ट इन दी कंपनी में यही सब पॉइंट्स है, बस आपको लिख के आ जाना। 4 मार्क के लिए आया, 4 से 5 पॉइंट लिख के आना, सफिशिएंट है, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई लिखा है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस है, इस वजह से क्या होगा, डर नहीं रहेगा कंपनी को, क्यों, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है पैसा खींच लेगा वगैरह उस चीज का, ठीक है, पता है एक बार वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा दिया तो बहुत टाइम पीरियड तक रहने वाला है हमारे पास में वैसे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके थ्रू कंपनीज को हेल्प करते हैं, ठीक है, कि अगर कंपनी कोई लेट सपोज करो फाइनेंशियल क्रंच में आ जाती है, ठीक है, कोई खराब सिचुएशन में आ जाती है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज में लेके वहां पर क्या करेंगे, कंपनी को उससे बाहर निकालेंगे वैसा। ओके, इसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट अपने नेटवर्क जो है, कॉन्टैक्ट जो उसको यूज में लेते हैं जिससे वो कंपनी की वैल्यू वगैरह बढ़ा पाए, ठीक है। वैसे वेंचर कैपिटलिस्ट में भी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड टू फाइनेंस ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा आईपीओ वगैरह लेके आने में मदद करते, वो सब चीज दिया है, एंड दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल, ध्यान रहेगा कि नहीं, ठीक है। चलो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एंड एडवांटेजेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत बार तो क्या करते हो लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस दोनों साथ में पूछ लेते हैं 4 मार्क के लिए। तो वहां पर आपने क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 3 लिख के आ जाना, एडवांटेजेस भी 3 लिख के आ जाना, सेफ रहोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है और क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ रहा है और एडवांटेजेस भी पूछ रहा है, तो आपने क्या करना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, 3 एडवांटेजेस लिख देना, सेफ रहेगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट वहां पर 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है, 2 ही एडवांटेज लिख रहा है तो चल जाएगा, बट वहां पर रिस्क रहने वाला है थोड़ा, ठीक है। तो सेफर साइड 3-3 लिख के आ जाना, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एडवांटेजेस दोनों पूछ रहा है और बताया नहीं कितने लिखना है, 3-3 लिख के आ जाना, ठीक है। और अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, 4 की 4 लिखना ही पड़ेगा, 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है तो 4 की 4 लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एडवांटेजेस अगर वो बोल रहा है लिखने के लिए तो क्या होगा, सिर्फ एडवांटेजेस बोल रहा है लिखने को, तो कोई भी 4 या 5 लिख के आ जाना। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है।
देन इसके बाद स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वीसी जो है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वीसी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है पूरा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वो आपको मैट्रिक्स भी पूछता है, तो वहां पर आपको ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है, ठीक है, बट याद रख लोगे तो क्या होगा, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो वैसे के वैसा चेप के आ जाओगे, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, और एक ऑर्डर में लिखना, यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले सीड मनी चाहेगा, बाद में स्टार्टअप, बाद में फर्स्ट राउंड, बाद में सेकंड राउंड, बाद में थर्ड राउंड, बाद में फोर्थ राउंड, ठीक है। क्या होता है वो भी आपको पूरा बताना पड़ेगा, सीड मनी में क्या, स्टार्टअप में क्या, फर्स्ट राउंड में क्या, सेकंड राउंड में क्या, थर्ड राउंड में क्या, फोर्थ राउंड में क्या, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्विकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीड मनी में क्या होता है, लो लेवल फाइनेंसिंग है, नीडेड टू प्रूव अ न्यू आइडिया। स्टार्टअप में क्या हो रहा है, अर्ली स्टेज फर्म्स दैट नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब कीवर्ड्स है, ये ध्यान में रखो। आपको मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो स्टार्टअप किस में आएगा, अपनी आइडिया प्रूव करने के लिए आपको पैसा चाहिए तो सीड मनी में आएगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान में रखना। फर्स्ट राउंड के लिए क्या है, आपको जो इनिशियल सेल्स करना है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए आपको जो पैसा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एस्टैब्लिश सेटअप वगैरह करने के लिए, तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आएगा अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए देखो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनी दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इनटू प्रॉफिट, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो अभी तक प्रॉफिटेबल तो नहीं हुए बट उनको अपने प्रोडक्ट वगैरह बिजनेस जो वर्किंग कैपिटल वगैरह लगता है उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो क्या होगा, सेकंड राउंड किसमें आ जाएगा। देन थर्ड राउंड को जो मेजरमेंट फाइनेंसिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो थर्ड राउंड में, तो दिस इज एक्सपांशन मनी फॉर न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है, एक्सपांशन मनी फॉर न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। और फोर्थ राउंड जो है उसको ब्रीच फाइनेंसिंग बोलते हैं, एंड इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना। तो सीड मनी किसके लिए, अपना जो आइडिया है उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। देन स्टार्टअप किसके लिए था, कि आपको मार्केटिंग करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए, ठीक है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। देन फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड में क्या था, अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, ठीक है, इनिशियल जो आपको सेल्स करना है और मैन्युफैक्चरिंग फंड्स वगैरह जो आपको चाहिए उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट राउंड आता है। सेकंड राउंड किसके लिए आता है, कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हुई है, ठीक है, बट उसको अपना सेल वगैरह करने के जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसके लिए जो उसको फंड्स चाहिए वो क्या होता है, सेकंड राउंड से रेस करेगा। थर्ड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड को मेजरमेंट फाइनेंसिंग भी बोलते हो, ध्यान रख लेना। और थर्ड राउंड में और क्या चीज है, थर्ड राउंड में क्या होता है कि कंपनी अभी नई नई प्रॉफिटेबल हुई है, उसको एक्सपांड करना है, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो क्या होगा, थर्ड राउंड से आएगा। एंड फोर्थ राउंड में क्या था, फोर्थ राउंड को ब्रीच फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ राउंड को हम ब्रीच फाइनेंसिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, कंपनी को क्या करना है, अपना आईपीओ लेके आना है, ठीक है, कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना है, उसके लिए उसको जो फंड्स वगैरह लगेगा, ठीक है, उसको वो जो फंड्स वगैरह लगेगा वो कैसे रेस करेगी, वो फोर्थ राउंड के थ्रू रेस करेगी, ठीक है। तो इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस, समझ में आ गया, फटाफट से बता दो, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो सीड मनी आता है पहले, सीड मनी, बाद में स्टार्टअप, बाद में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हेडिंग ध्यान में रखने से कुछ नहीं होने वाला, अंदर का पार्ट भी पता रहना चाहिए, ओके। ये रिस्क मैट्रिक्स जो आप एक बार देख लोगे, ठीक है, ये रिस्क मैट्रिक्स जो है इसको एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो एक बार देख के चले जाना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग्स भी ध्यान में रखोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि अंदर का मसाला आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है, ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आती है वही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जो ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है डील ओरिजिनेशन, ठीक है, डील ओरिजिनेशन, बाद में आएगा स्क्रीनिंग, फिर होता है ड्यू डिलिजेंस, फिर होता है डील स्ट्रक्चरिंग, देन पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एग्जिट प्लान, ठीक है। तो 6 स्टेप्स है, ठीक है, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 6 स्टेप्स है, क्या क्या, सबसे पहला है डील ओरिजिनेशन, डील ओरिजिनेशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, स्क्रीनिंग, ठीक है, दूसरा स्टेप होता है स्क्रीनिंग, तीसरा स्टेप होता है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस, चौथा स्टेप होता है डील स्ट्रक्चरिंग, फिर क्या होता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और छठवा होता है एग्जिट प्लान, ठीक है। डील ओरिजिनेशन, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना वो क्या करेंगे, एजेंट्स वगैरह को बता के रखेंगे कि उनको कौन सी इंडस्ट्री की कंपनीज वगैरह में क्या करना है, पैसा लगाना है, ठीक है, वैसा ये होता है डील ओरिजिनेशन। तो एजेंट को क्या होगा, अगर वो इंडस्ट्री में कोई कंपनी उसको दिख रही है, ठीक है, जिसको फंड्स का रिक्वायरमेंट है, तो एजेंट क्या करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को बता देगा कि आपको जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करना था, कंपनी में कोई पैसा लगाना, तो ये जो एक कंपनी दिख रही है जिसको फंड्स का रिक्वायरमेंट है और ये कंपनी बढ़िया भी दिख रही है, आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपका पैसा ग्रो कर जाएगा, ये होता है डील ओरिजिनेशन, ठीक है। देन सेकेंड चीज क्या होता है, स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में देखो क्या होगा कि एक बार आपने डील तो सोर्स कर लिया, देन दैट वुड बी सेंड फॉर स्क्रीनिंग बाय द वीसी। तो जो एजेंट है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो एजेंट को अपॉइंट कर रखा था, ठीक है, तो एजेंट क्या करेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेट्स सपोज 4-5 उसको कंपनीज दिखी जिनको फंड्स का रिक्वायरमेंट था, तो 4-5 कंपनीज क्या करेगा, पूरा की पूरा
बायोडेटा बोल दो, ठीक है, क्या करेगा, 4-5 कंपनी का पूरा बायोडेटा क्या करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को भेज देगा। अब वेंचर कैपिटलिस्ट के जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो चारों पांचों कंपनीज को क्या करेंगे, इन एंड आउट पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है, देखेंगे उसमें से कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। पूरी 4 या 5 कंपनी में तो पैसा नहीं लगा सकते ना, कोई भी 1-2 कंपनी में पैसा लगा पाएंगे, तो उसको पूरा स्टडी करने वाले हो, ठीक है, जो भी कंपनी उनको लग रही है बढ़िया रहेगी, ठीक है, जहां पे पैसा लगाने से उनका फंड जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 3x 4x 5x ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, वो पैसा लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया स्क्रीनिंग। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस में क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग जब आप कर रहे हो तो वही ड्यू डिलिजेंस आपको करना पड़ेगा ना, कि जो भी एजेंट ने कंपनीज दिया था कि इन कंपनीज को फंड्स का रिक्वायरमेंट है और आप इनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर जब आप वो कंपनीज को क्या करो, पूरा एनालाइज कर रहे हो ना, 4-5 कंपनीज जो भी एजेंट ने दिया था उसमें जब उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हो कि कंपनी वो जो 4-5 कंपनीज उनका प्रॉफिट कितना है अभी, उनका सेल कितना है, ठीक है, उनके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, वो सब जब आप स्टडी कर रहे हो तो क्या करो, आप उसका ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी वगैरह को भी रख सकते हो, ठीक है, या तो खुद वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म खुद करेगी या फिर कोई थर्ड पार्टी को भी रख सकती है। ओके, इसके बाद क्या है, डील स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने आइडेंटिफाई कर लिया कि एजेंट ने जो 4-5 कंपनीज बताई थी जिनको फंड्स का रिक्वायरमेंट है, उसमें से वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, डील की स्ट्रक्चरिंग होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब पूरा लीगल जो भी लीगलिटीज वगैरह होती है, ठीक है, जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है वो सब पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और आखिरी में क्या, एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान में देखो क्या होता है कि जो भी कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं वो कंपनी क्या करती है, वेंचर कैपिटलिस्ट को बताती है कि आप कैसे एग्जिट कर पाओगे, ठीक है, कि जैसे आज से 5 साल बाद वगैरह आप इस रूट से जो एग्जिट ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप इस तरीके से अपना पूरा पैसा रिकवर कर लोगे, ठीक है, या फिर ये रूट से आप क्या करोगे, एग्जिट ले लोगे तो आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा और आपको इतना इतना रिटर्न वगैरह भी मिल जाएगा। तो एग्जिट प्लान भी क्या होगा, कंपनी बताएगी, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी क्या करती है, एग्जिट प्लान बताती है वेंचर कैपिटलिस्ट को। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे लेट सपोज करो वो जो कंपनी हो खुद क्या बोलेगी कि हम आपके पास से खरीद लेंगे, ठीक है, जैसे आपके पास अभी आप क्या करो, हमें पैसा दे दो और उसके बदले हम आपको क्या करें, 10% इक्विटी दे देते। कंपनी जो क्या कर रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट को बोल रही है कि अभी आप हमें 2 करोड़ रुपए दे दो और उसके बदले में आपको हम क्या करें, 10% इक्विटी दे देते। और बाद में कंपनी क्या करें, एग्जिट प्लान में ये बता भी दे रही है वेंचर कैपिटलिस्ट को कि आज से 5 साल बाद वो 10% इक्विटी क्या करेंगे, हम आपके पास से खरीद लेंगे और उसके लिए क्या कर रहे हैं, लेट सपोज को बोल दे रहे हैं कि हम आपको 8 करोड़ रुपए दे देंगे, जब ठीक है 5 साल बाद जब हम आपके पास से 10% इक्विटी खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको 8 करोड़ रुपए दे देंगे। वैसे तो ये क्या होगा, एग्जिट रूट बता दिया कंपनी ने, क्या कर वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट रूट बता दिया, वैसा समझ में आ गया, ठीक है। तो 6 स्टेप्स जो है वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, जो 6 स्टेप्स है बोलो कौन कौन सी होती है। पहला होता है डील ओरिजिनेशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, डील ओरिजिनेशन हो गया, फिर दूसरा क्या होता है, स्क्रीनिंग, तीसरा क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस, चौथा क्या होता है, डील स्ट्रक्चरिंग, पांचवा क्या होता है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और छठवा क्या होता है, एग्जिट प्लान। ध्यान रहेगा, ठीक है। ये 6 की 6 स्टेप्स एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एग्जिट प्लान पहले लिख दे रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। पहले नंबर पे डील ओरिजिनेशन ही आना चाहिए, दूसरे पे स्क्रीनिंग आना चाहिए, तीसरे पे ड्यू डिलिजेंस आना चाहिए, चौथे पे जो है आपका क्या होगा, डील स्ट्रक्चरिंग आना चाहिए, पांचवे पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और छठवे पे एग्जिट प्लान, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया जो है, इसमें देखना जो चीज काम की है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया, इसमें क्या है देखो, एक तो डोमेस्टिक फंड्स है और एक ऑफशोर फंड्स है, ठीक है। ऑफशोर फंड्स में 2 चीज आती है, एक होता है आपका ऑफशोर स्ट्रक्चर में जो 2 चीज, ऑफशोर फंड्स में 2 चीज आती है, एक होता है ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर इनके कभी उसने एमसीक्यू करके पूछा तो ये चीज ध्यान में रख लेना। इंडिया में जो है एलएलपी जो है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज फॉर्म नहीं मानते, ठीक है। तो इंडिया अनलाइक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो वीसी फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, उसके लिए क्या है, इंडिया में एक चीज बता रखी है कि अगर कोई क्या है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, तो वो क्या है, रिकॉग्नाइज फॉर्म नहीं है वेंचर कैपिटल फंड का इंडिया में, ठीक है। बाहर चलेगा, अमेरिका में, जर्मनी वगैरह में चलता होगा, ठीक है, बट इंडिया में नहीं चलता, ओके। तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड है ये क्या रहेंगे इंडिया में, या मोस्टली तो ट्रस्ट देखने को मिलेगा, क्या होता है, ट्रस्ट होते हैं, या फिर क्या रहेगी कोई सोसाइटी रह सकती है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी रह सकती है, वो सब चीज वैसा, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रख लेना, ओके। एंड ऑफशोर फंड्स में 2 चीजें आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है, ऑफशोर स्ट्रक्चर आता है और एक क्या होता है आपका यूनिफाइड स्ट्रक्चर आता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, एकदम अच्छे से उसको सुनो। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेट सपोज करो अमेरिका के जो कुछ लोग हैं उन्हें क्या करना है, इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अमेरिका में कुछ पर्सन है, उन्हें क्या करना है, इंडिया की कंपनीज में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो कि जो अमेरिका में जो भी लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया की कंपनीज में, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली
क्या कर सकते हैं, इंडिया का जो वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, पैसा लगा देंगे अपना, और वो इंडिया का जो वेंचर कैपिटल फंड है वो क्या करेंगे बाद में इंडिया की जो कंपनीज वगैरह उसमें क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाला है। तो क्या हो रहा है, जो अमेरिका के लोग हैं उनका क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। ठीक है, क्या देखो यहाँ पर, अंडर दिस स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ, ऑफशोर स्ट्रक्चर जो और अच्छे से बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट सपोज करो अमेरिका में जो है 1000 लोग हैं जिन्हें क्या करना है, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लेट सपोज करो कोई पर्सन को क्या करना है, $5000 इन्वेस्ट करना है, किसी को $4000 करना है, किसी को $2000 करना है, किसी को $500 करना है, वैसा। ठीक है, तो जो 1000 लोग हैं अमेरिका में जिन्हें इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वो लोग क्या करेंगे, वो 1000 के 1000 लोग क्या करेंगे, पूरा की पूरा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जितना भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना हर एक जन को, वो क्या करेंगे, एक जगह उसको पूरा इकट्ठा करेंगे, और वो पैसे को क्या करेंगे, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, इंडिया की जो कंपनीज उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, ये होता है ऑफशोर स्ट्रक्चर। और यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझो। तो यहां पर क्या होगा कि अमेरिका में जितने भी लोग हैं जिन्हें इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक जगह पैसा इकट्ठा कर ले रहे। ठीक है, फिर वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो है एक बंदे को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं तू हमें ढूंढ के बता कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तू अपना ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर और बता कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हम अच्छा खासा रिटर्न वगैरह बना पाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप क्या करो, इंडिया का वेंचर कैपिटल फंड है, इसमें आप क्या करो, पैसा लगा दो पूरा। ठीक है, और इंडिया का जो वेंचर कैपिटल फंड इसमें क्या हो रहा है, इंडिया के जो खुद के इन्वेस्टर्स है वो भी क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, आप भी क्या करो, अपना पैसा इधर ही लगा दो, और वो क्या करेगा, फिर आपके बिहाफ में क्या करेगा, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देगा वैसा। तो ये होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले मैंने उल्टा बोल दिया था ऑफशोर स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग, फिर मैंने इसको आपको करेक्ट करके बता दिया, तो ऐसे उसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ऑफशोर स्ट्रक्चर होता है ऑफशोर फंड्स के अंदर, और एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ये आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से बता देना, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है। अब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में क्या है, डेफिनेशन दे रखी है कि कौन से इसको हम स्टार्टअप मानते हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो मीट होना चाहिए, अगर वो कंडीशंस मीट हुई तो आप उसको स्टार्टअप बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो क्या है वो देखना। अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, वो जो भी आप बोल सकते हो फर्म है, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनकॉर्पोरेट जैसे भी हुई थी वो क्या होना चाहिए, या तो LLP किसमें होना चाहिए, या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बात समझ में आ गया। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगा, पार्टनरशिप फर्म चलेगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चलेगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा टर्नओवर जो है, टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स जो है सिंस इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बाद से, ठीक है, जो भी 10 साल रहेंगे उसमें उसका कोई भी साल जो है टर्नओवर 100 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या चीज है, वो जो एंटिटी है, ठीक है, वो मतलब ऐसा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट वगैरह बना के बेच रही है, ठीक है, वैसा कुछ रहना चाहिए। तो एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन या डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो जो एंटिटी है जिसको हम स्टार्टअप बोलेंगे उसने क्या करना चाहिए, कुछ एकदम डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन वगैरह करना चाहिए, मतलब एकदम ही तोड़ सा कोई इनोवेशन प्रोडक्ट वगैरह लेके आना चाहिए, या फिर जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट वगैरह उसमें कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना चाहिए। ठीक है, जिससे उसकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जा रही, कुछ वैसा कुछ, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह में कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह लेके आ जा रहे वैसा कुछ, या फिर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट करके दे रहे वैसा भी कुछ रातों भी चलेगा। क्लियर। यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट अप करके क्या हो रहा है, कोई एंटिटी तैयार हो रही है, या फिर उसका रिस्ट्रक्चरिंग करके कोई एंटिटी तैयार हो रही है, तो उसको आप स्टार्टअप नहीं मान सकते। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ स्टार्टअप। ठीक है, तो आप कौन सी एंटिटी को स्टार्टअप बोल सकते हो, अगर वो एंटिटी जो है उसके इनकॉर्पोरेशन के वक्त, ठीक है, कैसे रजिस्टर की गई थी, कैसे इनकॉर्पोरेट की गई थी, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे, या पार्टनरशिप फर्म जैसा, या फिर LLP जैसा। ठीक है, चलेगा। ओके, एंड उसके इनकॉर्पोरेशन 10 साल तक, ठीक है, जिस भी डेट को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है या रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 10 साल तक उसका स्टेटस यही रहना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या LLP। ठीक है, इसके अलावा
इनकॉर्पोरेशन के बाद से जो 10 साल है, ठीक है, उसमें उसका कोई भी साल जो है टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और वो जो एंटिटी है वो क्या कर रही है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बेच रही है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कर रही है, कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करके बेच रही है, या प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह में कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करके लेके आ रही है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो अच्छी खासी जनरेट कर रही है वैसा, या वेल्थ क्रिएशन वगैरह वैसा, तो क्या होगा, उस एंटिटी को हम स्टार्टअप मानेंगे। और क्या बोलोगे आप, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिट अप करके रिकंस्ट्रक्शन करके कोई नई एंटिटी तैयार हुई है तो उसको आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के स्प्लिट अप से या रिकंस्ट्रक्शन से कोई एंटिटी अगर फॉर्म हो रही है तो उसको आप स्टार्टअप नहीं बोल पाओगे। ओके, क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में जो है ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, कि इंडिया जो है वो स्टार्टअप्स के लिए जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्यों है, उसके कुछ रीजंस बताओ। यहां पर ये जो रीजंस है इसकी हेडिंग्स ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो क्या है, पूल ऑफ टैलेंट है, देन कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, वैरायटी ऑफ फंड्स, फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल। कैसे ध्यान में रखोगे, देखो इंडिया में क्या है, लेबर जो है बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, ठीक है। इंडिया में टैलेंट की भी कमी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, यूथ का पॉपुलेशन है और उनके पास बहुत ज्यादा क्या है, स्किल्स एबिलिटी वगैरह है, ठीक है। तो पूल ऑफ टैलेंट, दो चीज, ठीक है। इंटरनेट का यूज भी क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, नए नए बिजनेस वगैरह यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, ओके। जैसे फ्लिपकार्ट आया था, फिर ओला है, उबेर है, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा और भी कितने सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज में ले पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेस, ऐसी एंटिटीज वगैरह आ रही है, ठीक है, जो क्या कर रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह दे रही है, या फिर क्या कर रही है, प्रोडक्ट बेचने का तरीका ही चेंज कर दे रही है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह बेच पा रहे, वैसा सब चीज आ जा रही है, ठीक है। और इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, टेक्नोलॉजी, और एक क्या है, वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। पहला क्या है, इसमें कोई ऑर्डर ध्यान में, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी रैंडम ऑर्डर में भी पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, ठीक है, बहुत चीप रेट में इंडिया में लेबर अवेलेबल। इसके अलावा पूल ऑफ टैलेंट, ठीक है, देन बहुत अलग अलग फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। इंटरनेट का यूज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नए नए इंडिया में ओरिजिनेट होते जा रहे हैं वैसे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, और एक और क्या, इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। एंड इसके बाद जो नया चीज, ठीक है, ऐड हुआ था आपका स्टार्टअप फाइनेंस के अंदर, हुआ है सक्सेशन प्लानिंग का, ठीक है। ये अभी न्यूली ऐड हुआ है, ठीक है, पहले नहीं था स्टार्टअप फाइनेंस में, ये अभी ऐड किया गया May 24 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स। सक्सेशन प्लानिंग में जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या रहेगा, सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग पूछा तो पूछा, बट जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो क्या रहेगा, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट्स है ये आपको दे रखे, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्या है, बहुत टेक्निकल, जैसे यहाँ पर उसने चीजें दे रखी है, यहाँ पर ये आपको रटना पड़ेगा वैसी वाली चीजें, ठीक है। तो रिस्क मिटिगेशन, कॉज रिमूवल, टैलेंट पाइपलाइन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड अलाइनिंग, ठीक है। ये 5 उसने चीजें दे रखी है। अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो 4 चीजें तो आपको एटलीस्ट लिख के आनी पड़ेगी ना, ओके। तो इसके लिए आपको ये हेडिंग्स ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओके। तो रिस्क मिटिगेशन, कॉज रिमूवल, टैलेंट पाइपलाइन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अलाइनिंग। यहाँ पर जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पूरा स्टार्टअप फाइनेंस, तब मैंने आपको एक एक पॉइंट जो उसको पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया था। यहाँ पर देखो अभी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, कैसे देखना। रिस्क मिटिगेशन जो है, रिस्क मिटिगेशन जो है ये कैसे होगा, सक्सेशन प्लानिंग जब आप करके रख रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, लेट सपोज करो हमने क्या करा, ये बता दिया कि अगर टाटा ग्रुप का जो सीईओ है, ठीक है, अगर उसकी क्या हो रहा है, डेथ हो जा रही, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले ले रहे हैं, तो हमने पहले से ही डिसाइड करके रख लिया ये बंदा अगर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बंदे को क्या करेंगे, सीईओ बना देंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा ना, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, जब वो सीईओ है टाटा ग्रुप का, ठीक है, जब वो रिजाइन करेगा या फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद आप उसको ढूंढना स्टार्ट करोगे, नई सीईओ की पोजीशन के लिए कोई पर्सन को आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, उसमें क्या होगा, आपका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल वगैरह जा सकता है। उससे क्या होगा, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसके ऊपर आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके लिए अगर आप पहले से ही जो है बता दे रहे हो कि अभी जो सीईओ है, ठीक है, ग्रुप का, अगर ये सीईओ रिजाइन कर देता है या फिर इसकी अगर लेट सपोज करो डेथ हो जाती है वगैरह कुछ, तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही एक पर्सन को बोल दे रहे हैं कि इसको क्या होगा, सीईओ की पोजीशन मिल जाएगी, उसको हम क्या करें, पहले से ग्रूम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे क्लियर हो गया, ये होता है रिस्क मिटिगेशन, ओके। इसके अलावा देखो और क्या चीजें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें आप क्या बोल पाओगे कि अगर आप पहले से क्या कर पा, सक्सेशन प्लानिंग करके रख दे रहे हो तो उसके इसमें क्या होगा, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस फर्म्स है इंडिया में भी, ठीक है, जैसे बिरला हो गया, अदानी है, देन उसके अलावा गोदरेज है, ठीक है,
रिलायंस है। तो ये जो बजाज ले लो आप एग्जांपल में, गोदरेज ले लो, रिलायंस ले लो, ठीक है, ये सब क्या है, इनकी फैमिली ने क्या करा था, बिजनेस अपना चालू किया था, ठीक है। अब क्या होता है, बाद में कभी ना कभी जाके यहाँ पर क्या हुआ है, झगड़े वगैरह हुए ही थे, ठीक है। बजाज केस में भी, गोदरेज केस में भी देखने को मिला है और रिलायंस केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग नहीं करके रखा तो आगे जाके क्या होगा, दिक्कत होगी। जैसे रिलायंस ग्रुप के केस में क्या था कि धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई थी उसके बाद क्या था, दोनों भाइयों में बंटवारा तो हुआ ही था ना, तो सक्सेशन प्लानिंग वहां पर प्रॉपर नहीं कर रखी थी, इस वजह से क्या हुआ था, वहां पर पूरा मैटर वगैरह चला था कोर्ट वगैरह में भी। फिर क्या हुआ था, असेट्स को बांटी गई थी, अनिल अंबानी में कुछ असेट्स बांटी थी और कुछ मुकेश अंबानी। वैसे तो क्या हो रहा है, अगर आप सक्सेशन प्लानिंग करके रखोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहले से बता दे रहे हैं ना कि धीरूभाई अंबानी की लेट्स सपोज उसके डेथ के बाद क्या था, अगर बोल दिया रहता था कि ये चीज अनिल अंबानी को मिलेगी और ये चीज मुकेश अंबानी को मिलेगी, फिर कुछ भी वहां पर दिक्कत आती थी या नहीं आती थी, वैसे, ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज वैसे बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स है, उसको आपने ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स अभी बता दिए, एंड अगर 4 मार्क के लिए आया तो आपने 4 पॉइंट्स लिख के आ जाना है, ठीक है। देन बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी जो है, यहाँ पर 4 स्टेप्स है, ठीक है। वो 4 स्टेप्स जो है एकदम सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रह जाएगी। कैसे, देखो, इवेल्युएट की लीडरशिप पोजीशंस, देन मैप कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर अबव पोजीशंस, आइडेंटिफाई कंपिटेंसीज ऑफ करंट वर्कफोर्स एंड ब्रिज लीडर। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कंपनी में जो की लीडरशिप पोजीशन है उसको पहले हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो की लीडरशिप पोजीशन के लिए क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, वो हम क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो करंट वर्कफोर्स है उनके पास क्या क्या क्वालिटीज है, उनके पास वो वाली क्वालिटीज है क्या की लीडरशिप पोजीशन की वगैरह, वैसे, ठीक है। अगर वहां पर आपको कोई पर्सन में दिख जा रही है वैसी क्वालिटीज, तो आप क्या करोगे, उसको अभी से ग्रूम करना स्टार्ट कर दोगे, जिससे वो आगे जाके क्या कर पाए, लीडर वगैरह बन पाए, सीईओ सीएफओ वगैरह की पोजीशंस ले पाए, वैसे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कंपनी में कौन कौन सी की लीडरशिप पोजीशंस है उसको आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा की लीडरशिप पोजीशंस के लिए क्या क्या कंपिटेंसीज लगती है, क्या क्या क्वालिटीज लगती है, ठीक है, वैसा। फिर थर्ड चीज क्या है कि अभी जो कंपनी का करंट वर्कफोर्स है, ठीक है, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज है, उनके पास क्या क्या कंपिटेंसीज है वो, ठीक है। फिर उससे आप देखोगे कि कौन सा पर्सन सुटेबल है, ठीक है, वो की लीडरशिप पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। जो भी बंदे में हमको लग रहा है, सेकंड वाले स्टेप में हमने देखा था कि की लीडरशिप पोजीशन के लिए ये कंपिटेंसीज चाहिए, और हमें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर ये पर्सन है, उसके पास ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर पा रहा है, उसके पास ये सब कंपिटेंसीज है, ये सब एबिलिटीज है, ये सब स्किल सेट है, तो हम क्या करेंगे, उसको अभी से क्या करेंगे, ग्रूमिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो थोड़े टाइम बाद जाके क्या कर पाएंगे, वो पोजीशन को फिर वो फिल कर पाए, वैसे, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी। ध्यान रहेगी 4 स्टेप। तो पहला है इवैल्यूएट की लीडरशिप पोजीशंस, दूसरा चीज क्या है, मैप द कंपिटेंसीज एंड रिक्वायर्ड फॉर अबव पोजीशंस, तीसरा चीज क्या है, आइडेंटिफाई कंपिटेंसीज ऑफ द करंट वर्कफोर्स, और चौथा क्या है, ब्रिज लीडर, ठीक है। चैलेंजेस जो है, ठीक है, चैलेंजेस जो है उसको देखो। चैलेंजेस में 3 चैलेंजेस यहां पर दे रखे, सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में 3 चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। एक क्या है, फाउंडर माइंडसेट जो है डेट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडसेट, दूसरा क्या है, प्रीमैच्योर फॉर स्टार्टअप्स टू इंप्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन, और एक क्या है, फाउंडर्स आर द फेस ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं तीनों पॉइंट्स आपको एकदम समझा देता हूँ जिससे आपको याद रह जाए तीनों पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो, फाउंडर का जो माइंडसेट है हो सकता है डिफरेंट रहे कॉर्पोरेट के माइंडसेट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो स्टार्टअप है, ठीक है, जो सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है वो बहुत अभी क्या है, इनिशियल स्टेज पे ही है, ठीक है। तो अगर सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स उसको चाहिए वो देखने को नहीं मिलेंगे, वैसा, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है, फाउंडर जो है डेट आर द फेस ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, जो फाउंडर है, ठीक है, उसकी आइडिया थी, ठीक है, जिससे ये बिजनेस वगैरह स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो हो सकता है आगे ये बिजनेस चले ही नहीं, ठीक है। इस वजह से भी क्या होगा, सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में क्या होता है, दिक्कत आती है, ओके। पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि फाउंडर का जो माइंडसेट है डेट माइट बी डिफरेंट देन द कॉर्पोरेट माइंडसेट, ठीक है। देखो, फाउंडर्स जो रहते हैं स्टार्टअप के, और बाद में क्या होगा, जो फाउंडर्स रहते हैं सिर्फ वही बिजनेस चला रहे हैं क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी पोजीशंस के लिए लोगों को रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, सेल्स का हेड रख ले रहे हो, एक आप मार्केटिंग का हेड रख रहे हो, एक आप क्या कर रहे हो, फाइनेंस हेड वगैरह रख रहे हो, वैसा, ठीक है। तो फाउंडर्स का जो माइंडसेट है और बाद में आप जो ये टॉप पोजीशंस पे जो लोगों को आप रख रहे हो, इनका माइंडसेट भी अलग अलग रहता है। इस वजह से भी क्या होगा, सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में क्या होगा, दिक्कत आती है। तो फाउंडर्स माइंडसेट जो डेट माइट भी डिफरेंट देन द कॉर्पोरेट माइंडसेट, ठीक है। सेकंड चीज क्या था कि जो स्टार्टअप है अभी बहुत प्री मैच्योर स्टेज में सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सेकंड चीज था। और तीसरा क्या है, फाउंडर्स जो क्या स्टार्टअप का फेस है, ठीक है, मतलब ये है तो स्टार्टअप है, ये नहीं रहे तो हो सकता है स्टार्टअप चले ही ना, वैसा, ओके, क्लियर। तो ये हो रहा है फाउंडर्स आर दी फेस ऑफ स्टार्टअप्स, बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे है ना कि अगर उसका फाउंडर निकल जाएगा वहां से तो क्या होगा, फाउंडर मतलब क्या होगा, स्टार्टअप चल ही नहीं सकता, वैसा कुछ चीज,
जैसे लेट्स सपोज करो ओला का जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल, अगर भावेश अग्रवाल ही वहां पे रिजाइन कर जाता है, वो अपना स्टेक वगैरह पूरा बेच देता है, तो हो सकता है ओला जो है इतना बढ़िया आगे चल ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि ओला जो इतना बड़ा है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उसका पूरा माइंडसेट, ठीक है, वो सब चीज, ठीक है, उसकी जो न्यू न्यू आइडियाज है वगैरह वो सब चीज, वैसा क्लियर हो गया। ये 3 चैलेंजेस यहाँ पर है। ओके, तो सक्सेशन प्लानिंग में 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग की क्या जरूरत आन पड़ी, ठीक है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग। उसमें 5 पॉइंट्स दे रखे, आपको कोई भी 4 पॉइंट ध्यान में रख लेना है। एक था वहां पर रिस्क मिटिगेशन का, ठीक है, एक था कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का, एक था वहां पर कॉज रिमूवल का, ठीक है, उसके अलावा एक था आपका अलाइनिटी का, और एक जो है वो था टैलेंट अलाइनिंग का, और एक था टैलेंट पाइपलाइन का। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग में 5 पॉइंट्स कौन कौन से आपके, पहला है आपका ये रिस्क मिटिगेशन, फिर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, फिर है कॉज रिमूवल, फिर है एक आपका टैलेंट पाइपलाइन, और एक है अलाइनिंग, ठीक है। देन बिजनेस सक्सेस स्ट्रेटेजी की स्टेप्स अगर वो पूछता है तो 4 स्टेप्स होती है। पहला है कि आप क्या करोगे, कंपनी में जो की लीडरशिप पोजीशन उसको आप इवैल्यूएट करोगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप की लीडरशिप पोजीशन के लिए जो भी कंपिटेंसी चाहिए उसको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या कंपिटेंसी चाहिए होती है की लीडरशिप पोजीशन के लिए, वैसा। तीसरा, आपकी जो करंट वर्कफोर्स है उसके पास क्या क्या कंपिटेंसीज है उसको आप देखोगे। और चौथा क्या है, आप क्या करोगे, ऐसा पर्सन देखोगे आपके वर्कफोर्स में जिसके पास वो सब कंपिटेंसीज है, ठीक है, और फिर उसको आप क्या करोगे, उसकी ग्रूमिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ब्रिज लीडर, ये 4th स्टेप, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें 3 चैलेंजेस दे रखे। पहला क्या है कि आपका स्टार्टअप अभी बहुत प्री मैच्योर स्टेज में सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के लिए। एक क्या है, फाउंडर्स जो है वो स्टार्टअप का फेस है, ठीक है, वो है। और एक तीसरा जो चीज है वो क्या है, फाउंडर का माइंडसेट जो है वो डिफरेंट रह सकता है कॉर्पोरेट के माइंडसेट से, वो, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, यहां पर हमारा स्टार्टअप फाइनेंस जो है पूरा की पूरा जो है रिवाइज करके हो चुका है, ठीक है। फटाफट से बोलो समझ में आ गया है कि नहीं। स्टार्टअप फाइनेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बताओ। स्टार्टअप फाइनेंस आपका जो एक थियरी चैप्टर था उसको हमने A to Z पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है, ऊपर से क्या, बट कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं, ठीक है, सबकी सब चीज हमने रिवाइज कर ली है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एक बार मैं अगर आपको बता दूं क्या क्या चीज आ सकती है। सबसे पहले हमने देखा था इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप, उसमें 8 चीज आती है, ठीक है। एक बार मैं एकदम ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। ओके, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप जो उसमें 8 पॉइंट्स थे वो हमने देखे, ठीक है, ध्यान में आ रहा होगा। पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, देन पीयर टू पीयर लेंडिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, वो सब चीज जो उसमें आई थी वो। ओके, बाद में हमने क्या देखा था, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप के बाद में हमने क्या चीज देखी थी, फिर हमने देखा था ये वाली चीज एंजल इन्वेस्टिंग क्या होता है, बट उसके पहले हमने देखा था बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है वो भी हमने चीज देखी थी। बूटस्ट्रैपिंग में 3 चीज आती है, बूटस्ट्रैपिंग में आपकी 3 चीज आती है, कौन कौन सा, ट्रेड क्रेडिट आता है, उसके अलावा आपका क्या होगा, लीजिंग आएगा, और एक क्या होगा, फाइनेंसिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। फिर एंजल इन्वेस्टिंग देखा हमने, ठीक है, फिर हमने वेंचर कैपिटल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखे हमने, और एडवांटेजेस जो है वो देखे, ठीक है, क्लियर। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में आ रहे होंगे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लॉन्ग टाइम हॉराइजन, ठीक है, हाई रिस्क, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ लिक्विडिटी, ध्यान में आ गया, ठीक है। इसके बाद में हमने जो है वेंचर कैपिटल इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उसमें 6 स्टेप्स थी, वो हमने देखा था। डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, उसके बाद क्या था बताओ, स्क्रीनिंग के बाद क्या था, ये चीज था, क्या कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस था, फिर क्या था, डील स्ट्रक्चरिंग था, फिर क्या था, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी था, और बाद में क्या था, एग्जिट प्लान था। ध्यान में आ गया, वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 6 स्टेप जो थी तो ध्यान में आ गई है पूरी। ओके, फिर उसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे पैसे लगाते हैं बिजनेस में, उसके लिए क्या था पूरा बताया था। तो पहले होता है सीड मनी, देन स्टार्टअप, ठीक है, उसके बाद में क्या था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। सीड मनी में क्या था आपका कि न्यू आइडिया प्रूव करने के लिए जो फंड्स लगता है वो। स्टार्टअप में क्या था कि आपके मार्केट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स लगता है वो, ठीक है। देन फर्स्ट राउंड में क्या था, फर्स्ट राउंड में था कि अर्ली सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, ठीक है। देन सेकंड राउंड में क्या था, अभी तक कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, ठीक है, बट सेल्स वगैरह करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल वगैरह का पैसा लगता है वो, ठीक है। देन थर्ड राउंड में क्या था, थर्ड राउंड को मेजनाइन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, और उसमें क्या चीज आई थी बताओ थर्ड राउंड के अंदर, कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और आपको एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए वो, ठीक है। और फोर्थ राउंड जिसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, उसका पब्लिक लेके जाना है, ठीक है, मतलब उसका आईपीओ निकालना है, उसके लिए जो आपको फंड्स लगेंगे वो आप क्या करो फोर्थ राउंड के थ्रू रेस करोगे। ध्यान में आ रहे, रिस्क मैट्रिक्स मैंने आपको सिर्फ बोला था, आप खुद से उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर पिच प्रेजेंटेशन भी हमने देखा था, पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है वो हमने देखा था, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे पिच प्रेजेंटेशन के, वो आपको मैंने ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या था, सबसे पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन का, फिर था टीम, ठीक है, फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, टीम हो गया, प्रॉब्लम हमने क्या देखा, उसका हमने क्या सॉल्यूशन दिया, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स जो चीज था वो, प्रोजेक्शन और माइलस्टोन्स, कंप्यूटर्स कौन कौन से, बिजनेस मॉडल, और क्या था एक और चीज वहां पर फाइनेंसिंग। ध्यान में आ रहा है, ठीक है, पूरे पॉइंट्स यहां पर हम बोलते जा रहे हैं, बिना देखे बोल रहा हूं जैसे मैं, बस आप भी साथ साथ में बोलते जाओ,
ओके, इसके अलावा और क्या चीज देखा हमने, वेंचर कैपिटल फंड में देखा डोमेस्टिक फंड होता है और ऑफशोर फंड होता है। ठीक है, ऑफशोर फंड में दो चीज आती है, एक होता है ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफशोर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ध्यान में रखो कि क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर के लोग, ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है 1000 लोग हैं जिन्हें क्या करना है, इंडियन कंपनीज में पैसा लगाना है, तो क्या कर रहे हो, 1000 लोगों को जितना जितना पैसा लगाना है क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो पोर्टफोलियो में कंपनीज है उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दे रहे वैसा। ठीक है, और यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है बताओ, ये तो ऑफशोर स्ट्रक्चर हो गया। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो जो 1000 लोग हैं अमेरिका में जिनको पैसा लगाना है इंडियन कंपनीज में, उन्होंने क्या करा, पैसा एक जगह इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, एक बंदे को अपॉइंट किया इंडिया में जो कि क्या कर रहा है, ड्यू डिलिजेंस वगैरह करके पता कर रहा है कि इंडिया में कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, वैसा, या कौन से पोर्टफोलियो में पैसा लगाना चाहिए वैसा। ठीक है, वो बता देगा फिर वहां पर, तो क्या होगा, एक फंड बता रहा है वो, ठीक है, इंडिया का एक फंड बता रहा है जिसमें उस पैसा लगाने को बोल रहा है। ठीक है, अमेरिका के लोगों को वो लगा दे रहे हैं वहां पर पैसा। ठीक है, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, उनकी इंडियन कंपनीज में पैसा लग जा रहा है। ठीक है, और इंडिया का जो वेंचर कैपिटल फंड है उसमें क्या हो रहा है, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है वो भी पैसा लगा रहे हैं और साथ में अमेरिका के लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया था वो भी क्या कर रहे हैं, वहां पर अपना पूरा पैसा लगा दे रहे हैं वैसे। क्लियर हो गई चीज, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो जा रहा है। ओके, इसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, एक पॉइंट मैंने आपको बोला था, ध्यान में रख लेना कि इंडिया में जो है, ठीक है, अगर वीसी फंड जो है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज फॉर्म नहीं मानते। ठीक है, वो ट्रस्ट रह सकता है, सोसाइटी रह सकता है, कंपनी रह सकता है, वो सब चलेगा, बट एलएलपी नहीं चलेगा। वीसी फंड जो एलएलपी नहीं रह सकता, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं रह सकता। यूनिकॉर्न के लिए क्या होता है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जिसका वैल्यूएशन जो $1 बिलियन के ऊपर जा चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। डेकाकॉर्न यानी क्या होता है, जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन के ऊपर जा चुका है उसको बोलते हैं। स्टार्टअप के लिए क्या होता है, एनटीडी, ठीक है, जो ओरिजिनेशन इनकॉर्पोरेशन के बाद से, एनटीडी जो इनकॉर्पोरेशन के बाद से, ठीक है, 10 साल तक या तो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है वैसा, उसका 10 साल तक टर्नओवर जो 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए और वो कंपनी क्या कर रही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बेच रही है या फिर क्या कर रही है, वेल्थ क्रिएशन कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, या प्रोडक्ट प्रोसेस वगैरह में क्या इंप्रूवमेंट वगैरह कर रही है, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट कर रही है वैसा कुछ वो चीज। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसके स्प्लिटअप से या रिकंस्ट्रक्शन से अगर कोई एंटिटी फॉर्म हो रही है तो उसको आप स्टार्टअप नहीं मान सकते। क्लियर। देन सक्सेशन प्लानिंग में क्या क्या चीज थी कि सक्सेशन प्लानिंग की क्या नीड है, ठीक है, तो उसमें 5 पॉइंट्स थे। क्या क्या था, रिस्क मिटिगेशन, देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, टैलेंट पाइपलाइन, अलाइनिंग, और एक क्या चीज था आपका कॉज रिमूवल। ओके, देन बिजनेस सक्सेस स्ट्रेटेजी की 4 स्टेप्स क्या थी, तो क्या था, पहले तो हम क्या करेंगे, की लीडरशिप पोजीशन इवैल्यूएट करेंगे, उसके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए वो पता करेंगे, फिर देखेंगे हमारी करंट वर्कफोर्स के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है और फिर एक लीडर को तैयार करेंगे, ब्रिज लीडर वैसा। ओके, तो ये 4 स्टेप्स होती है। सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें 3 चैलेंजेस थे। क्या क्या था कि फाउंडर का माइंडसेट जो डिफरेंट हो सकता है कॉर्पोरेट माइंडसेट से, फाउंडर जो खुद स्टार्टअप का फेस हो सकता है वैसा, और एक क्या फाउंडर स्टार्टअप जो क्या बहुत प्री मैच्योर स्टेज है, प्री मैच्योर स्टेज में सक्सेशन प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के लिए वैसा, ये 3 जो है चैलेंजेस आते हैं। ओके, और एक और चीज था कि इंडिया में जो है, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, तो क्या था, एक तो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, ठीक है, मतलब बहुत चीप रेट में लेबर अवेलेबल है। देन क्या है, पूल ऑफ टैलेंट, ये 2 पॉइंट्स तो ध्यान में रह जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स एंड पूल ऑफ टैलेंट। फिर क्या था, इंटरनेट का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, साथ में इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक क्या चीज था कि बहुत अलग अलग तरीके से हम फंड्स को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल वैसा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको पूरा ब्रीफ में भी जो है हर पॉइंट जो बोल के बता दिया है। ठीक है कि नहीं, मुझे फटाफट से बताओ, स्टार्टअप फाइनेंस जो है, ठीक है, अब ये आपका एकदम अच्छे से हो गया है या नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे ना इसको पूरा, ठीक है, चलो।